नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हम डिस्कशन, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले जब भी कभी कोई भी आपको तैयारी करनी है, आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आप किसी भी तरीके से आप सिलेबस को समझें। सिलेबस को समझना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है और सिलेबस पे आपको काम करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो सिलेबस पे आप काम जरूर करें, सिलेबस को समझें कि सिलेबस क्या है, सिलेबस किस तरह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस का जो एक आयाम होता है, जैसे मैं अभी आपको सिलेबस समझाने में थोड़ा समय ले रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसमें टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन के साथ। अभी तक किसी भी एकेडमी ने इस बार का पेपर इतना डिटेल वे में डिस्कस नहीं किया है। न सिर्फ डिस्कस किया, आपको पहले दिन से ही राइटिंग में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब जो बच्चे मेरे साथ आलोक रंजन के वेबिनार में थे, उन्हें एक बात तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि उन्होंने जब लास्ट में कहा कि आईएएस की तैयारी उन्होंने कैसे की और आपको कैसे करनी चाहिए, उन्होंने पहली लाइन ही लिखी थी कि मुझे सिलेबस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तीसरा, आपको राइटिंग स्किल पर आपकी महारत होनी चाहिए, यानी आपको लेखन आना चाहिए। आंसर राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग यहां पर जो है वो इसको लेके चल रहे हैं। अब जैसे पुष्कर कुमार साहब हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये क्लास के स्टूडेंट हैं, इन्होंने कहा नॉर्मल क्लास कब से स्टार्ट होगी, यानी इनके हिसाब से ये एबनॉर्मल क्लास है। यही सोच मुझे बदलनी है। बहुत बढ़िया इन्होंने मैसेज किया है। तो कई स्टूडेंट को लगता है नॉर्मल क्लास का मतलब क्या होता है। नॉर्मल क्लास का मतलब होता है हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, इनकी नॉर्मल क्लास का मतलब है कि सर हिस्ट्री कब से पढ़ाओगे, ज्योग्राफी कब से पढ़ाओगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। तो इनके मतलब नॉर्मल क्लास का मतलब ये हुआ। लेकिन मेरा तुम कैसे पता करोगे तुम्हारा टीचर ऑप्टिमली पढ़ा रहा है? तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो अप टू द मार्क है? तुम मुझे क्वेश्चन भरो। तुम कोई ऐसा तो नहीं कि छोटे बच्चे हो, नर्सरी में अभी पहली बार एडमिशन लेने आओ, आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे इसमें से अपने आप से क्या, अखबारों से क्या जोड़ना है? कैसे तुम जो है वो इसको डिफाइन करोगे? जैसे इन साहब ने पूछा, ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार यही सोचते हैं कि अच्छा ये सिलेबस एनालिसिस चला, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप जब तक सिलेबस नहीं समझोगे तब तक कभी भी यूपीएससी में आपके लिए कोई बहुत ज्यादा डेप्थ क्रिएट नहीं होगी, याद रखिएगा। क्योंकि सिलेबस एनालिसिस जो होता है वो सबसे बड़ी बात, हमें क्या पढ़ना है इसको वो बहुत स्मॉलर कर देता, बहुत छोटा कर देता है कि हमें एग्जैक्टली केवल इतने ही पॉइंट हमें जो है ध्यान से पढ़ने हैं और इसी पर अपनी मास्टरी को क्रिएट करना है। जिस स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता, ये मैं नहीं, जितने भी आईएएस ऑफिसर तुम्हारी भी जानकारी में, इंस्टा पे, फेसबुक, उनसे पूछ के देखो, सर मैं बिना सिलेबस पढ़े आईएएस में जाना चाहता हूं, उसी समय मना कर देंगे तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है, तुम कितने भी सेमिनार सुन लो, कि अगर तुम्हारे पास सिलेबस में तुम्हारी कमांड नहीं है, तुम कभी भी आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते। एकदम स्पष्ट मुंह पे तुम्हारे बोल देंगे और आप जो है वो ट्राई करके देख लेना। और बहुत से स्टूडेंट, मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो आईएएस की तैयारी 6 महीने से साल भर से कर रहे हैं और उनके सामने एक न्यूज़पेपर डाल देता हूं कि ये न्यूज़पेपर में से पेपर वाइज छांट के निकाल दो। मतलब पेपर 1 में कौन सी खबर है, पेपर 2 में कौन सी खबर है, पेपर 3 में कौन सी है। यकीन मानिए उनको टाइम लग जाता है, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस की पकड़ ही नहीं है। सिलेबस तुम्हें सबसे ज्यादा मदद कहां करता है? जब आपके पास न्यूज़पेपर आता है, आपको पता है कि आपका मैक्सिमम जो हिस्सा है आज के क्वेश्चंस का बहुत बड़ी मात्रा में करंट के बेस पे आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, आज का न्यूज़पेपर आया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये पेपर वाइज हो? तुम तो उसको हेडलाइन वाइज पढ़ते हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी मुझे एग्जाम्पल को, कौन सी इंफॉर्मेशन को मुझे किस पेपर वाइज पढ़ना है? कैसे उसके नोट्स अपने पेपर वाइज पढ़ोगे? अगर तुम्हें सिलेबस नहीं पता होगा, तुम कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। अब रीजन बताता हूं क्यों। कई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आखिर सिलेबस और न्यूज़पेपर में लिंक क्या होता है। आप लोगों ने पूछा था ना मुझसे, एक बार ये समझ लो, सिलेबस और न्यूज़पेपर में लिंक क्या है। अब बताता हूं। कई बिगिनर बच्चे, एक्चुअली क्या है ना कि इस तरह से पढ़ाया हमारे यहां नहीं जाता। हमारे यहां तो वही होता है, आओ जल्दी सिलेबस, आंख बंद करो, वो भेड़ों की तरह आंख बंद करो, चलो चलो इसी लाइन में लग जाओ, जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा। उनको लगता है कि सिलेबस पूरा हो गया, हाँ मैं अब तो आईएएस बन गया। लेकिन जब वो रियल टाइम में एग्जाम देने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है जमीन और आसमान में बहुत बड़ा जो है एक अंतर हमें यहां पे देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान से सुनो क्या इसमें लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है हमारा अर्बनाइजेशन, एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तुम्हें पता है ये पेपर 1 में भी है और ये पेपर 3 में भी है, दोनों में यहां से क्वेश्चन आते हैं।
लेकिन जिस स्टूडेंट को सिलेबस पता होगा उसको पता है कि अगर पेपर 1 में पूछा जा रहा है तो अर्बन डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जब पेपर 3 में अर्बनाइजेशन पूछा जाएगा, यही ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारी सारा ज्ञान, मैं बार बार क्यों कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, ये राज नहीं पता होगा, तुम्हारे बोले अर्बनाइजेशन पढ़ लिया, अरे बहुत कुछ जानते हैं, बिना सिलेबस को देखे तुमने पढ़ लिया। पेपर 1 में जब अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की तरफ जाते हो तो वहां क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या है, किस तरह से हमारी जनसंख्या और अर्बनाइजेशन को लिंक किया जा रहा है। लेकिन जब जीएस पेपर 3 में जाओगे तो वो ग्रोथ इंजन के रूप में यानी कि डेवलपमेंटल यानी कि एक जो जिसे हम लोग विकास का इंजन कहते हैं उस रूप में पूछा जाएगा। अगर तुमने पेपर 1 में इसको इकोनॉमी के बेस पे लिख दिया, तुम्हें लगा अरे अर्बनाइजेशन पढ़ लिया, अरे सब कुछ आता है, अखबार में आया था, उठा के पढ़ लिया, अखबार में आया था कि कैसे जो है अर्बनाइजेशन में जो है वो इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, भारत की 80% इकोनॉमी जो है वो टॉप 50 शहरों के अंदर ही है, तो आपने उठाया। अब पेपर 1 में अगर तुमने इसको पेपर 3 यानी इकोनॉमी के हिसाब से लिख दिया, मार्क्स नहीं देगा। तुम अपने खून से लिख के चले आना, कोई बात नहीं है, ऐसे नस काट लो, लिख लेना, लिखता हूं खत, तुम्हें इसको चिट्ठी ना समझना, सब कुछ लिख लेना, लेकिन वो नंबर नहीं देगा। और पेपर 3 में जहां पर ये इकोनॉमी के बेस पे पूछा जा रहा है और वहां तुमने अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस लिख दिए, कहीं तुमने एडिटोरियल पढ़ लिया, अर्बनाइजेशन शब्द तुम्हारे दिमाग में ब्लिंक कर रहा है और लिख लिया, मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा तुम्हें। फीमेल प्रॉब्लम्स को पेपर 1 में सोशल इश्यूज के बेस पे जस्टिस किया जाता है, पेपर 3 में उसको लेबर फोर्स के हिसाब से जस्टिस किया जाता है। और दोनों के लिखने का तरीका, दोनों के फैक्ट, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। यही फर्क होता है। एक बच्चा जो ये थिन लाइन जानता है, इसको हम लोग ट्रेंड स्टूडेंट बोलते हैं। कौन सा स्टूडेंट? ट्रेंड स्टूडेंट। पास और फेल होने वाला स्टूडेंट हमारे यहां नहीं पढ़ता है, हमारे यहां पास फेल की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहां दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक ट्रेंड होता है, एक अनट्रेंड होता है। एक होता है स्टूडेंट अनट्रेंड। चूंकि मेरे पास कॉन्सेप्टन में 2 साल का समय होता है, तो मैं वहां पर क्या करता हूं, इस जो अनट्रेंड बच्चा है, जैसे ये उसको लग रहा है कि सिलेबस मेन, जैसे उसने बच्चे ने पूछा कि मेन वाला कब पढ़ाओगे, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी सर अभी लिखेंगे ज्योग्राफी और उसके जो है वो हेडलाइन देंगे और हमें ढेर सारा लिखना होगा, तो उसके सारे सपने यहां टूटने जा रहे हैं, सारे सपने टूटेंगे, क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं यूपीएससी के हिसाब से। वो आया हुआ है एक एकेडमिक्स के हिसाब से कि कुछ ये ग्रेजुएशन में जैसे हमारे मास्टरों ने पढ़ाया था उसी हिसाब से यहां भी पढ़ाया जाएगा, तो ये ग्रेजुएशन नहीं है। ग्रेजुएशन में 67% ले आया, 68% ले आया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां यूपीएससी में 1 मार्क्स में ही जिंदगी इधर से उधर पहुंच जाती है, ठीक है। जरा टॉपर की आगे है जो देख लो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के बीच में कितने नंबर का अंतर है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, राइट। अभी मिस्टर राजवर्मा साहब हैं, वाई यूपीएससी इज आस्किंग सच अ वे, कि यूपीएससी इस तरह से क्यों बात करता है, क्योंकि यूपीएससी में शायद तुमने वेबिनार किया नहीं, अगर ये वेबिनार करते तो मैंने आपसे भी कहा था कि अगर मेरे बच्चों ने जब उस समय जब वो डीएम जो है वो थाने के बाहर फंसा था, डीएम था, बाहर भीड़, आग लगा दी, पेट्रोल बम फेंक रही है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, मुझे बताओ तुम्हारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी का कौन सा सिलेबस उस समय काम आता। तुम्हारे साथ खड़ा एसपी गोली चलाने का ऑर्डर मांग रहा है कि सर अब बोलिए, अभी गोली चला देते हैं, कई लोगों की जान जा सकती है तुम्हारे एक आदेश पे, क्योंकि तुम उस टीम के लीडर हो, तुम्हारे एक आदेश पे बहुत कुछ हो सकता था, तुम छोड़कर भाग भी नहीं सकते, तुम्हें अपने लोगों की जान भी बचानी है। तो वहां पर इसलिए क्योंकि जो रियल टाइम सिचुएशन होती है, आपको फील्ड में काम करना है, तो वहां पर रियल टाइम सिचुएशन में जो थिंकिंग होती है वो यूपीएससी आपसे चाहता है। यूपीएससी बेसिकली थिंकिंग को डेवलप करने का एग्जाम है, कि एक ऐसी सिचुएशन जिसका हमें एक नया रास्ता करना है। इसीलिए जब मैं सिलेबस एनालिसिस करा रहा हूं तो मैंने सिलेबस एनालिसिस में बताया था क्या, कि ये बेसिकली परिवर्तन किसके लिए है, जहां पर भी आपको चेंज दिखाई पड़ रहा है, जहां भी आपको चेंज दिखाई पड़ रहा है, परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, यानी एक लाइन से वो जो है एक अलग पाथ डेवलप हो रहा है, यूपीएससी में वही पढ़ना है। तो सिलेबस एनालिसिस तुम्हारा एक तो सबसे बड़ा काम, न्यूज़पेपर को मुश्किल से 40 मिनट के अंदर लेकर आ जाएगा। आपको पता होगा कि आधे से ज्यादा खबरें मुझे पढ़नी ही नहीं है, सिलेबस एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। और आपको यह बात पता है कि करंट अफेयर्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो मेरे साथ अभी जो आप कुछ दिन समय बिताएंगे, उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि इसको आज के बाद तुम्हारा जो ये पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा खबरें मुझे न्यूज़पेपर में पढ़नी ही नहीं है। दूसरी जो मुझे पढ़नी है वो मुझे अब पेपर वाइज पढ़नी है। पेपर 1 के लिए कौन सी खबर, एग्जाम्पल लेता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, खासतौर पर उन स्टूडेंट से मैं मैसेज चाहूंगा जिन्होंने अभी कहा कि सर मेन कोर्स कब शुरू होगा, जैसे लगता है रेस्टोरेंट में ऑर्डर हुआ है। तो मेन कोर्स में बताता हूं, आज एक छोटी सी खबर बताता हूं, सभी लोग रेडी हो। आज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, हां या ना, हिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस किया,
चलो एक बार फिर से दिखा देता हूं यहां पर सिलेबस एनालिसिस। अब जरा मजेदार बात देखो, यूपीएससी को अगर टॉप करना है, पहले अटेम्प्ट में टॉप करना है, जो राज बताता जा रहा हूं उस पर आप काम करना शुरू करो बड़े ध्यान से, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। पढ़ लिया आपने। अब देखो, किसी ने कहा कि सर मैंने इसका प्रिंट ले लिया है। प्रिंट लेना और इसको समझना, मैंने एनालिसिस वर्ड यूज किया था, इसके बीच जमीन आसमान का अंतर देखो। आज की जब तुम खबर उठाओगे, आज का न्यूज़पेपर उठाओगे, ध्यान से समझना, एक बहुत डीप बात करने जा रहा हूं। आज आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी जो 26 जनवरी की जो परेड होती थी, हमारा गणतंत्र दिवस, अब वो 24 के बजाय 23 से शुरू होगा। और आपने कल देखा कि देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि अमर जवान ज्योति को लेकर, और वहां देखा कि जहां पर एक समय जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और 24 जनवरी से होने वाली हमारी जो गणतंत्र परेड शुरू होती थी, उसको अब हम 23 तारीख लेकर आ रहे हैं। 23 जनवरी से शुरू होगी और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या होती है, जन्मतिथि होती है। अब इसमें क्या लिखा हुआ जरा देखो, सिलेबस इतना ये भानुमति का पिटारा है। मान लो सिलेबस में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति या उनका योगदान, महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। मुझे यह बताओ, जो एक नया इतिहास टर्न कर रहा है, जिसमें गांधी नेहरू को छोड़कर अन्य वो लोग जो दब गए थे, जो छुप गए थे, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में इतना योगदान था, अब वो उनके नामों को वापस लेकर आया जा रहा है। चाहे सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, या अन्य सभी वो लोग जो अलग अलग तमाम जो है आपने देखा संथाल नेता जो रहे हैं, तमाम आदिवासी नेता जिनका योगदान रहा है। किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं हो सकता कि इतिहास उसी व्यक्ति को जो दे दिया जाए। आप मुझे बताइए आज ये खबर है कि नहीं है। लेकिन अगर तुम केवल सिलेबस को इतना ही पढ़ते हो, मान लो कि स्वतंत्रता संग्राम इसके ये इतनी बड़ी खबर है, नेशन की आज सबसे बड़ी एक जो बहुत बड़ी खबर बनी है, और आप लोगों ने देखा कि यहां पर भानुमति का मिटारा मतलब पेंडोरा बॉक्स, इसमें ढेर सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब आप मुझे बताओ, इस खबर को आज के करंट अफेयर्स के साथ रिलेट हो सकते कि नहीं। लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री में तो करंट नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आज गवर्नमेंट वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है वो प्रतिमा स्थापित करने जा रही है, कल वहां पे एक 3D प्रतिमा लगाई गई थी, होलोग्राम लगाया गया था, और अब वहां पर जो है वो क्या किया जाएगा, जो हमारी इतने समय से आजादी के बाद से परंपरा चली आ रही थी कि 24 तारीख से 24 जनवरी से हम शहीदों के सम्मान में हम अपने 26 जो जनवरी की गणतंत्र शुरू करते थे परेड, उसको हम 23 लेकर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। तो यूपीएससी ये कहेगा, यूपीएससी क्या जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि ये घटना हुई, ये एक इवेंट हुआ। ध्यान से सुनना, सबने पेपर पढ़ा? मेरी क्लास में बहुत हाईली अपडेट रहना पड़ेगा, मैं बहुत करंट के साथ अपडेट रहता हूं, और यही इसीलिए मैं जो है वो सिलेबस एनालिसिस पर इतना फोकस करता हूं। मुझे पता है कि जो सिलेबस एनालिसिस नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो तुमने बाहुबली में देखा था करके जो बात करता था, उसी तरह से बात हो जाएगी। टीचर तुमसे बात करेगा जैसे वो उसमें एक दूसरी भाषा में तुमसे बोलूंगा, और तुम जो है उसी तरह ऐसे सुनते रहोगे कि क्या बात कर रहा है। तो इसी तरह वाली बात हो जाएगी जैसे वो चेन्नई एक्सप्रेस में जब शाहरुख खान एक छोटे से व्यक्ति से बात कर रहा होता है, तो बिल्कुल वही वाली हालत हो जाएगी। तो उसको बोलता है यार तुझे जो है वो हिंदी नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, बिल्कुल वही बात हो जाएगी। सिलेबस बेसिकली टीचर, यूपीएससी संस्था और तुम्हारे बीच का एक कम्युनिकेशन है। तो अब इस खबर का, आज इतनी बड़ी खबर, आप सोच रहे हो कि आप आजादी के इतने सालों बाद आप पूरी एक तिथि को शिफ्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी घटना है। यूपीएससी क्या जानना चाहता है, यूपीएससी क्या देखेगा इसमें, उसके मन में क्या बात आएगी? उसके मन में आएगी कि ये खबर आई, स्टूडेंट ने इसको पढ़ लिया कि भाई जो है वो हम 23 जनवरी से शुरू कर देंगे। यूपीएससी को यह भी पता है कि बच्चे ने पढ़ लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है ये जानकारी, लेकिन यूपीएससी पूछेगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, क्या इस स्टूडेंट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजादी में योगदान क्या क्या है इसके बारे में उसको पता भी है? किस कारण से ये इवेंट हुआ इसके बारे में पता है? घटना आज की है, लेकिन वो इतिहास में जाकर पूछेगा। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सारे क्रियाकलापों को, सारे उनके द्वारा आंदोलन किए जाने वाले, गांधी से उनके होने वाले वैचारिक मतभेदों, उनकी विचारधारा, उनकी फिलॉसफी, इन सब के बारे में पूछेगा तुमसे। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि हिस्ट्री में करंट नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, राइट? तो दिस इज द फैक्ट, जहां पर आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक। स्टैटोडायनेमिक का मतलब डायनेमिक्स, जो अभी आज खबर आई है वो डायनेमिक हो गया, लगातार गतिशील है। स्टैटो मतलब इस खबर का मेरे सब्जेक्ट में बेस कहां है,
ठीक, वो ये नहीं पूछेगा बताओ खबर की हेडलाइन क्या थी, किस तारीख को जो है ये गणतंत्र दिवस को जो है शिफ्ट किया, एक दिन पहले जो है वो शुरू किया जा रहा है, ये इससे उसको कोई मतलब नहीं। वो ये पूछेगा कि जिस महानुभाव की बात हो रही है, जिस महान जो है वो व्यक्ति की बात हो रही है, और जहां पर हम लोग इसके स्थापना की बात कर रहे हैं, उसका बेसिक इतिहास क्या है, उसका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, उसकी विचारधारा क्या थी, किस लिए गांधी और जो है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये बहुत सी चीजें जो है वो लगातार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये होता है मैजिक ऑफ सिलेबस। जिस स्टूडेंट को सिलेबस पता है उसको पता है कि मुझे कहां तक तैरना है। अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट इस यूपीएससी नाम की जो ये गहरी नदी है इसमें डूब ही जाते हैं, डूब जाते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि उनको यही नहीं पता कि इसकी गहराई, इसका परास कितना है, और ये तुम्हें सिर्फ सिलेबस बता सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दिया था ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर, वो सारी ई बुक अवेलेबल है, सभी को ये बात पता है, राइट। तो अब हम लोग हिस्ट्री में बात कर रहे थे, यहां पर हमारा डिस्कशन हुआ था वो सभी पॉइंट्स, वो सभी लोग, वो सभी घटनाएं जिन्होंने इतिहास में एक क्या किया था, एक डायमेंशन क्रिएट किया। और ये देख लेना बहुत महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि इतिहास का एक तरह से पुनर्लेखन हो रहा है, इतिहास को रीराइट किया जा रहा है। हिस्ट्री इज नाउ गोइंग टू रीराइट। बहुत लंबे समय तक जो नेहरूवियन हमारे जो हिस्ट्री थी या हमारी जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी वही हमें पढ़ाई जा रही थी। अब हम भारतीय खुद अपनी लीजेसी को सर्च कर रहे हैं। हम उन लोगों को सर्च कर रहे हैं जो नेहरू गांधी के इतर भी बहुत से लोगों का योगदान था। आप लोगों को पता भी नहीं, हमारे आदिवासियों का भी योगदान था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का योगदान था, लेकिन वो सभी इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए हैं, केवल कुछ ही लोग हाईलाइट हैं। और जब कोई व्यक्ति आंदोलन करता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार एक जैसे होते तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। आखिर ऐसा क्या विचार था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो गांधी से अलग था? ये फिलॉसफी है, क्योंकि आंदोलन इन्हीं विचारों पर खड़े किए जाते हैं। जहां गांधी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो अहिंसा को आगे लेकर जा रहे हैं, सारे आंदोलन नॉन वायलेंस पे हो। चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। वहीं नेताजी कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या? देयर इज अ लॉट ऑफ फिलोसफिकल डिफरेंसेस। बहुत बड़ा जो है वो एक दार्शनिक जो है दोनों के बीच में हमें अंतर दिखाई पड़ता। तो हमें यूपीएससी चाहेगा कि तुम इस अंतर को समझो, इस अंतर को जानो। जब तक इस डेप्थ को नहीं जानोगे तब तक ये पूरा का पूरा समय जो है वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होगा, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि वो सभी पॉइंट, अब क्या किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? एक लाइन तो ड्रॉ की, एक नया मेथड डेवलप किया। कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि अंग्रेज बहुत घबराए हुए थे उनसे, कि उन्होंने जिस तरह से सेना की बढ़त लेनी शुरू कर दी थी, उनको बहुत ज्यादा क्या हुआ, एडवांटेज मिलने शुरू हो गए थे। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अभी जितने नए बच्चे हैं वो पहली बात एक याद रखें कि न्यूज़पेपर उनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। दूसरा, मैंने आज बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सिलेबस एनालिसिस बहुत जरूरी है। तीसरा, आप तब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, आप चाय की दुकान पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप सिलेबस पे आपकी कमांड नहीं होगी तब तक आपके लिए न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। जो सिलेबस पे कमांड रखते हैं वो जानते हैं कि न्यूज़पेपर में केवल कुछ ही खबरें उनके काम की होती हैं, क्योंकि खबरों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, खबरों को वहां पर जो भी आपकी न्यूज आ रही है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, जस्टिफाई करना है। आज मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक ही कॉमन शब्द है अर्बनाइजेशन, पेपर 1 में भी है, पेपर 3 में भी है, लेकिन अगर तुमने पेपर 3 में पेपर 1 के अकॉर्डिंग लिख दिया, मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ये ऐसी बारीक अंतर होता है जो स्टूडेंट को जल्दी नहीं बताया जाता है, और फिर जब वो गलतियां करता चला जाता है, सिलेक्शन से दूर होता चला जाता है, तब पता चलता है कि बहुत उसका जो कीमती समय बर्बाद हो चुका है। तो आपको पसंद आए या ना आए, ये एक मैंडेटरी पार्ट है कि 4 चीजें आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस एनालिसिस, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, तीसरा न्यूज़पेपर, और चौथा आपका आंसर राइटिंग। ये 4 बेसिक पिलर है जिनके बेसिस पर ही आपकी पूरी पर्सनालिटी तय होती है। क्लियर है? चलें आगे चलते हैं। और अब हम इसी सेगमेंट में एक नई चीज को समझते हैं। हमने क्वेश्चन किया था, तो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, आप भी चाहें तो खुद से कर सकते हैं। ये इस बार का मेंस का पेपर है। अब आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से सिलेबस के हिसाब से आ रहे हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन यहां तक कर लिया था, किस तरह भक्ति साहित्य, इसने भी हमें एक लाइन ड्रॉ किया था, हां या ना, कंफर्टेबल हो? अब पूनम ने लिखा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें ये भी बता दो। बता तो रहा हूं, जब तक सिलेबस पे तुम्हारी कमांड नहीं होगी कि सिलेबस क्या है, सिलेबस की लैंग्वेज क्या है, तब तक न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ सकते। वो सिर्फ पढ़ना होगा, उसको समझ अंडरस्टैंडिंग करके उसको अपने आंसर में नहीं लेकर आ सकते। क्लियर है? तो एक बार में एक ही चीज सीखो, पहले सिलेबस पे कमांड कर लो। अब आ जाओ,
यहां तक मैंने आपसे क्वेश्चन करने के लिए बोला था, आपको बोला भी था कि आप घर में क्वेश्चन करें। आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि सीरियस वाली पढ़ाई कब होगी, वो समझ लें कि सबसे सीरियस पढ़ाई हो रही है। एक बार सिलेबस में पकड़ हो जाती है तो फिर हमें आगे पढ़ना आसान हो जाता है। नेक्स्ट लिखो। अब एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इतिहास में सब कुछ यूपीएससी में नहीं पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। यूपीएससी एक लाइन याद रख लेना बार बार, इसीलिए मैं इसको दोहराता रहूंगा। जहां भी हमारे समाज में, हमारे इतिहास में या हमारे विज्ञान में, कहीं पर भी तुम अभी चारों पेपर का सिलेबस जब एनालिसिस करोगे तुम्हें दिखाई पड़ेगा, जहां पे भी हमें एक टर्निंग पॉइंट मिला है, जहां पर भी हमें एक नया मोड़ मिला है, एक नई परिपाटी को हमने जन्म दिया है, अ न्यू मैथड, वी इवॉल्व न्यू मैथड, तो वहीं पर ही वहां यूपीएससी रुक जाता है और क्वेश्चन पूछता है। यही फर्क है ग्रेजुएशन के सिलेबस और यूपीएससी के सिलेबस में। यह डिफरेंस अगर नहीं जानोगे तो किताबों का बोझ तुम्हें मार डालेगा। हर किताब तुम्हें, हर चैप्टर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, और ये डिफरेंस अगर तुम समझ गए तो किताबें धीरे धीरे सिमटकर छोटी जाएंगी। तो आज हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे चलकर हमें 2 साल 1 साल बहुत हेल्प करने वाली है। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से और पूरी, जिसे कहते हैं ना कि एक शिद्दत के साथ, एक जिसे कहते हैं पूरे डिवोशन के साथ आपको सिलेबस एनालिसिस पे अपना ध्यान करना है। इतना डिटेल में जाकर सिलेबस कोई नहीं बताता है। अब इस बार मैंने क्या किया है, सिलेबस बेस पे क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन जो इस बार का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कहता है ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। लिख लो, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ। टॉपिक क्या है हमारे पास? राइज यानी उदय, ग्रोथ यानी विकास, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। चलो इसके शब्द के बारे में मुझे बताओ। सामाजिक धार्मिक सुधार। सुधार शब्द से क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म? और सुधार शब्द से आप क्या समझते हैं? इस शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सुधार करने का मतलब, जैसे आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी चीज है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो हम उसको पीट पाट के क्या करते हैं, या उसको दबा उबा के हम उसको सीधा करते हैं। कॉपियों का पन्ना मुड़ जाता है तो हम उसको ठीक ठाक करते हैं कि नहीं करते? मान लो ऐसे ये कोई पेज है मुड़ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं। तो सुधार का मतलब क्या होता है? उसको वापस अपनी स्थिति की तरफ लेकर आना, या अगर वो डिविएट हो गया। तो रिलीजन में भी क्या होता है, इस टाइम मैंने पहले जो क्लास में डिस्कस किया था, बड़े ध्यान से इसकी गहराई को सुनो। मेरे क्वेश्चन खूब फंसते हैं एग्जाम में, और लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कान और दिमाग दोनों खोलने पड़ेंगे। तो मान लो जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये कागज वागज मुड़ गया, जैसे मान लो ऐसे मुड़ गया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा करूंगा, इसको प्लेन करूंगा, ठीक है? तो इसमें मैं रिफॉर्म करूंगा, इसको वापस अपनी स्थिति में लेकर आऊंगा। तो कई बार रिलीजन में, हर तरह के रिलीजन में कई बार क्या होता है कि एक ऑर्थोडॉक्सनेस यानी बहुत रूढ़िवादिता आ जाती है, उसमें जड़वत्ता आ जाती है, उसमें इनर्शिया जो डेवलप हो जाती है। सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इनर्शिया उस धर्म में आगे इवॉल्व करने का रास्ता बंद हो जाता है। तो उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसको सुधार करना पड़ता है। समाज में भी यही होता है, रिलीजन में भी ये होता है, पॉलिटिक्स में भी ये होता है, इकोनॉमिक्स में भी, हर जगह हर बार वो चीज अपनी जगह से क्या होती है, हटने लगती है। सो हमें उसको क्या करना पड़ता है, करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, हम उसको सुधार की प्रक्रिया में लाना पड़ता है। इकोनॉमी को देखो, इकोनॉमी चलते 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 अचानक से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, अचानक से रुकावट हो जाएगी, तो हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। 1991 में हमने क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था। आपने सुना होगा, 10th-12th में पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे। जब हम पॉलिटिक्स की, आज हम देखिए, आप तमाम स्टेट में पॉलिटिक्स हो रही है, जाति धर्म के बारे में बात हो रही है। अगर आप लोगों ने एडिटोरियल कल का भी पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में बात आ रही है, हाँ या ना, कि हमें चुनाव सुधार करने होंगे, हमें पुलिस सुधार करने होंगे। आज भी पुलिस सुधार के ऊपर आया हुआ है कि भाई पुलिस कानून व्यवस्था की, यानी कि हमारे पास जो हमारा बेसिक लॉ एंड ऑर्डर है उसका पहला मेजरमेंट होता है, लेकिन हमारी पुलिस अंग्रेजों के कानूनों से चल रही है। हम आजाद भारतीयों में हमें पुलिस सुधार करने होंगे। आज के पेपर में दिया हुआ है, आज भी आप पढ़ सकते हैं, हाँ या ना, मुझे बताते जाएं, यस या नो, कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है। और नहीं समझ में आ रही, घबराने की कोई बात नहीं है, बस सुनिए कि मैंने क्या क्या चीजें कही हैं। सब कुछ सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद अगर हम अपनी पॉलिटिक्स की बात करें, हमने जो है वो समाज की बात करें, तो समाज में बहुत कुरीतियां आ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा, दलित बच्चों को पीट पीट के उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता। अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति को जो है आग लगा दी गई। तो हमारे यहाँ, या महिलाओं को जो उनके अधिकार नहीं दिया जाता, तो हम करेक्टिव मेजर्स करते हैं ना। हमने पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया कि महिलाओं को पावर नहीं मिल रही है, तो आर्टिकल 243D लेकर आए कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा पंचायत में। तमाम आपने देखा होगा, यूपी में भी बातचीत चल रही है कि महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाए, चल रहा है मुद्दा कि जो है वो उनको जो है वो रिजर्व की जाए इनके लिए सीटें। तो तमाम जगहों पर बार बार क्या होता है, हमें सोसाइटी में भी रिफॉर्म्स लाने पड़ते। तो हर चीज, चाहे रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी सिस्टम हो हमारा, या हमारे हिस्टोरिकल सेगमेंट्स हो, आप देखिए हमारे इतिहास के तथ्यों में बार बार बदलाव होते कि नहीं होते। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बार बार जो है वो जाके इतिहास को रिफॉर्म करने की बात क्यों करते? तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसको करेक्टिव मेजर्स लेकर आते हैं, यानी उसको फिर वापस लेकर आते हैं। तो सुधारों का ये जो है वो मतलब होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में। अब दो चीजों, यानी यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, ये दोनों क्या थे? ये दोनों
वो मैथ जो है आंदोलन थे, वो ऐसे जो है इन्होंने एक ऐसे फेडरेशंस बनाई, एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसने जो बनी बनाई परपाटी थी उससे कुछ लीक से हटकर इन्होंने काम किया और रिफॉर्म करने की कोशिश की, यानी शुद्ध करने, उसमें जो है वो क्या हुआ, परिवर्तन लाने का प्रयास शुरू किया। कहता है कि आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। आपको इसका आंसर नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं तुमसे आंसर के भी डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि सिलेबस और सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी क्या बताया, जहां जहां आप क्वेश्चन पेपर देखते जाना, जहां जहां हमें पॉइंट ऑफ चेंज मिल रहा है, क्या मैंने आपसे बताया था, पॉइंट ऑफ चेंज। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे ना, तुम्हें यूपीएससी का सिलेबस बहुत छोटा लगने लगेगा, बहुत छोटा लगने लगेगा। तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर, बुक्स, सब कुछ अट्रैक्शन का पार्ट बन जाएगा, मुझे यहां से लेना है। तो अब इसके में तुमने देखा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर खुद से ट्राई करो, यहां मैंने दे रखा है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाओगे, ई बुक्स के फॉर्म में तुम्हारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। कह रहा ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। तो अब समझ में, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा उस रूप में लेकर आना। मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज। तो ये दो इवेंट्स को उसने क्या किया, चेंज किया। इनको लॉन्च करने वाले लोगों के बारे में तो पर्सनालिटीज थी ना सिलेबस में, कि उन्होंने जिन्होंने समाज में एक नया परिवर्तन लिया। तो जो जड़वत्ता थी, जो समाज में जो है वो कुरीतियां थी, जो एक बैड प्रैक्टिसेस थी, उनको इविल प्रैक्टिसेस को क्या किया, रिमूव करके नई प्रैक्टिसेस की बात की। चाहे वो विडो रीमैरिज हो, विधवा विवाह की बात हो, सती प्रथा को हटाने की बात हो रही है, बाल विवाह को रोकने की बात हो रही है, या जो एक जिसे कहते हैं कि एक जो जड़वत है, रूढ़िवाद है, उससे निकलकर कुछ नया सोच, कुछ नई जो है वो एक नई थिंकिंग के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन क्या फिर हमें क्या प्रूव करता है, पॉइंट ऑफ चेंज। हिस्ट्री में जहां हमें पॉइंट ऑफ चेंज दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ चेंज ही तुम्हारा जीवन है। यू विल बी द पॉइंट ऑफ चेंज। आने वाले समय में कौन होगा पॉइंट ऑफ चेंज, तुम होगे। तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वो डिस्ट्रिक्ट समस्याओं से घिरा होगा। तुम जहां के डीएम बन के पहुंचोगे वो बिल्कुल समस्याओं से घिरा होगा। कहीं पीने का पानी नहीं होगा, कहीं बहुत बड़ी आबादी जो है वो 20 लीटर पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाती होगी, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, बच्चों में नशे की समस्या होगी, कई महिलाओं को घर से बाहर निकलने का जो है वो मौका नहीं मिलता होगा, उनको अपनी जो है वो पावर एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता होगा, कहीं अवैध खनन हो रहा है, कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ये जब तुम जाओगे तो ये तुम्हें गिफ्ट में दिया जाएगा समस्याएं, और तुम पॉइंट ऑफ चेंज होगे। तुम्हारे किसी भी क्षेत्र में लिए गए स्टेप्स जो होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, तुम्हारे वाइज स्टेप जो होंगे, वो वहां के लोगों के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा फर्क डालेंगे, बहुत बड़ा अंतर डालेंगे। यही वो पॉइंट है जहां पर यूपीएससी को आप पकड़ सकते हो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ चेंज। क्यों सिलेबस में उठाते यूनिवर्सिटी, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के डाल देते, नहीं डाला ना। उन्होंने उन्हीं घटनाओं, उन्हीं व्यक्तियों, उन्हीं लोगों, उन्हीं संस्थाओं को क्यों डाला जिन्होंने इतिहास में पॉइंट ऑफ चेंज डेवलप किया है, यानी पॉइंट ऑफ चेंज के रूप में एस्टैब्लिश हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भी सर्विस क्या है, आपके लिए पॉइंट ऑफ चेंज है। आप ही परिवर्तन के बिंदु होगे। जब आप जाओगे यूपीएससी में, जब आप डीएम बनोगे या और भी पोस्ट पे जाओगे, तो आपको ये सारी चीजें गिफ्ट मिलेंगी। पता चला कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, सरकारी स्कूल में नशा करते हैं, वो जो है व्हाइटनर सूंघते हैं, तो आपको उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। आप बच्चों को उठा के जेल में नहीं डाल सकते हो। आपको उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अब आपको कोई किताब भी नहीं मिली है कि भैया किताब पढ़ो और इसको पढ़कर बच्चों को जो है नशा मुक्त कर दो, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स खराब हो जा रहा है। आप अपने वाइज डिसीजन, समाज के लोगों को इकट्ठा करना, बच्चों की काउंसलिंग करना, मनोवैज्ञानिकों का जो है वो प्रभाव वहां डालना, स्कूल व्यवस्था अच्छी करना, उनको प्रेरित करना, ये सारे प्रयास करोगे तब आपकी वजह से वो बच्चे स्कूल लौट पाएंगे। और अगर वो लौट जाते हैं तो आप जिस जिले में गए हो, आपका जो काम है वो पॉइंट ऑफ चेंज के रूप में जाना जाएगा। आपका काम एक इतिहास बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है। डन? तो इस क्वेश्चन को समझ गए? चलिए, और हम क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है, आप चाहे तो ओटीपी पे जा सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं कि सिलेबस के हिसाब से मेरे पास क्या क्या सेगमेंट्स आए हैं। चलिए आ जाइए। कहता है एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशियो कल्चर। अच्छा, आप मुझे बताओ, जिसको इसको मैंने सिलेबस बताया है, खासतौर पे वो भाई साहब जिन्होंने कहा था कि मेन पढ़ाई कब शुरू होगी, आ जाइए सर। अभी मैंने सिलेबस लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये सिलेबस का कौन सा पार्ट है, प्लीज डिफाइन करें। क्वेश्चन आया हुआ है, ये इस बार 2021 का मेंस का क्वेश्चन पेपर है, अभी जो हुआ है अभी जनवरी में, मुश्किल से एक हफ्ता हो रहा है।
assess the main administrative issue and socio-culture problem in the integration process of the Indian princely states. ठीक है, कहता है भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करिए। चलिए, गरिमा अभी आपका मैसेज पढ़ लिया, मैं इसको अभी रिप्लाई करता हूं। ये फर्स्ट पेपर नहीं, हाँ एक बच्चे का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत से शाबाश बेटा, ये ख्याति है बेटा, वंडरफुल बेटा, शाबाश। और इनका भी आया, प्रणव का भी बहुत सही, शाबाश बेटा। प्रभाकर वंडरफुल बेटा, शाबाश। ऐसे ही जवाब सही। ये जीएस पेपर 1 क्या कर रहे हो? ये देखो किसी, ये सज्जन है कोई, इन्होंने लिखा जीएस पेपर 4, इनका क्या करें? ये श्वेता पाल है, इन्होंने लिखा जीएस पेपर 3 का है। ये मैं पेपर 1 डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपरली, ये होता है। अब देखो ये जानना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे वो साहब जिन्होंने कहा था अभी बहुत से ऐसे बच्चे की सीरियस पढ़ाई कब शुरू करेंगे। देखो बच्चे लिख रहे हैं जीएस पेपर 4, ये जो पॉइंट है, ये जीएस पेपर कैसे तुम लोग पढ़ोगे यार? अभी कोई नई रिसर्च न्यूज़पेपर में आती है, आते रहते इस पे ऊपर लेखन आता है, तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि इसको कहां डालना है। बताइए, कोई कह रहा है जीएस पेपर 2, मतलब आप लोग अपना मानसिक स्तर देखिए। और आप आईएएस की तैयारी करते, बस अभी उठाता भूगोल पढ़ा, बहुत आसान है यार, सालों से पढ़ा रहा हूं, एकदम नींद में भी पढ़ा सकता हूं। वो ज्यादा आसान था, ये ज्यादा कठिन था, क्योंकि अभी अभी पेपर हुआ है, किसी ने नहीं अपडेट किया, तुरंत अपडेट करके तुम लोग को यहां बता रहा हूं। ये स्थिति है तुम्हारी, ये स्थिति है तुम्हारी, और तुम आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि अभी पिछली क्लास में मैंने तुम्हें जो है इसके बारे में डिस्कस किया था, और तुम्हारे पास सिलेबस नहीं, तुम क्या करोगे बुक्स का? तुम्हें पता नहीं रहेगा पढ़ क्यों रहे हैं। फिर कहो सर मैं आजकल हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। जो स्टूडेंट हिस्ट्री बोलता है, ज्योग्राफी बोलता है, पॉलिटी बोलता है, उसका वैसे भी यूपीएससी में कुछ नहीं होता है। जो ये बोलता है कि मैं जीएस पेपर 1 पढ़ रहा हूं, जीएस पेपर 2 पढ़ रहा हूं, 3 पढ़ रहा हूं, वही सही मामले में पढ़ाई कर रहा है। तो जब तक तुम्हारी लैंग्वेज सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तुम ये लिख रख लो, कुछ नहीं होगा। तुम अभी 2022, 23, 24 बिता लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बताओ, नारायण कुमार ने लिखा सोशल इश्यूज जीएस पेपर 1। होश में आओ, ठीक है, होश में आओ, और नहीं आओगे तो मैं क्लास में लेकर आता हूं। ये गुरुकुल टाइप के यहां पे टीचिंग होती है, मैं झकझोर के उठाता हूं। जरा तुम लोग अपनी बेहोशी का आलम जरा देख लो। अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। सिलेबस तुम्हें नहीं पता और तुम चल रहे हो आईएएस की तैयारी करने, और पूछ रहे हो कि ज्योग्राफी कब पढ़ाएंगे। हाँ देख लो, ले हुआ है ना, ये देखो यहां पे दिया हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, है कि नहीं है? जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का पार्ट है ये। आयुष शर्मा लिख रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। बहुत बढ़िया। सिर्फ 5-6 बच्चे थे जिन्होंने जवाब सही दिया, सिर्फ 5-6 बच्चे। और जब तुम्हें पता ही नहीं है कि पेपर कहां से आ रहा है, क्या चीज पूछेगा, कहां से तुम तैयार कर पाओगे? इसमें लगातार तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। अभी तमाम नए नए आर्टिकल आए थे, तमाम जो है वहां पर बातचीत, कई बार जो है जूनागढ़ का मुद्दा बार बार उठ जाता है, कई बार हैदराबाद का मुद्दा उठ जाता है, ऑपरेशन पोलो का मुद्दा उठ जाता है। अभी गोवा का जो है, आपने देखा गोवा का भी कुछ दिन पहले जब गोवा का पुनर्स्थापना दिवस हुआ था, आजादी की जो सालगिरह मनाई गई थी, वहां पर भी आर्टिकल आए थे। तो आप न्यूज़पेपर से कभी नया उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आप तो बेहोश हो ना। तुम तो आईएएस की तैयारी करने आए, कैसे करना है ये तुम्हें थोड़ा ना पता। मौसी का घर ढूंढ रहे हो, कहां है नहीं जानते, मौसी घर जाना है बस, खाली मौसी घर ढूंढो तुम लोग। यही चीज, इसीलिए मैंने कहा था पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। मुझे पता है कि ढेर सारी गलत फहमियों के साथ तुम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हो, फिर कहते हो सर हमारा तो आईएएस में हुआ ही नहीं, सर कोचिंग ठीक नहीं थी, टीचर ठीक नहीं था, राहु केतु भी खराब थे, ठीक है, शनि भारी था, 7.5 चल रही थी, सारी चीजें तुम्हें खराब। लेकिन तुम ये नहीं देखोगे तुमसे क्या गलती हो रही है, तुम्हें यूपीएससी की लैंग्वेज ही नहीं पता। क्लियर? शाबाश। अब आ जाओ, क्वेश्चन देखो कहां से पूछा है। सिलेबस क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा तुम्हें। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में। अब जरा इसमें कीवर्ड ढूंढो, क्वेश्चन को पढ़ना और उसकी लैंग्वेज, आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, घबराओ नहीं। लेकिन क्वेश्चन जब तुम्हें मैं ये पढ़ाता जाऊंगा ना, अगली बार जब हम लोग क्लास में जाएंगे ना, या अखबार में कुछ भी आएगा, अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भूलोगे नहीं, तुम कतई नहीं भूलोगे, और आर्टिकल आते ही आते हैं लगातार।
कह रहा है भारतीय रियासतों के एकीकरण की मुख्य भूमि में प्रॉब्लम में अब दो चीजें पूछ रहे हैं। एकीकरण, सबसे बड़ी बात, एकीकरण की प्रक्रिया, वाई द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, राइट। प्रॉब्लम जो है इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन, ये हमें क्यों जरूरत, यूनिफिकेशन क्यों करना है हमें, क्यों हमें जोड़ना है? क्योंकि भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक राजनीतिक, एक सामाजिक, एक आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करना है। अगर राष्ट्र एक, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये 5 उंगलियां हैं, ये मुट्ठी बन गई तो ताकत होता है, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, हमें बार बार ये सिखाया जाता है। तो जब तक हमें अंग्रेज बिखरा हुआ लेके चले गए थे, हमें जैसे किसी ने माला तोड़ के ऐसे बिखरा दिया, हमें बिखरा के चले गए थे कि तुम फंसे रहो। और उनका यह कोशिश थी कि भारत इस प्रक्रिया में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इस प्रोसेस में, और फिर जो क्या होगा वो जाकर अंग्रेजों के पैरों पर गिर जाएगा। हंस रहे थे कि 6-7 साल की बात है, फिर भारत कभी भी राष्ट्र के रूप में, कभी नेशन के प्रोसेस में वो खड़ा ही नहीं होगा और भीख मांगता हुआ हमारे पास आएगा। लेकिन हमारे जो आजादी के जो विद्वान, जो महान पुरुष थे, जो सरदार पटेल जैसे लोग थे और तमाम ऐसे लोग, इन्होंने उस असंभव काम को संभव करके दिखा दिया। आज जिस हम महान राष्ट्र की, आज हम जिस पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं, उसका सही स्वरूप देने के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ था। सो सबसे पहले आपको यह क्वेश्चन पूछना है कि एकीकरण की प्रक्रिया क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई। और आज अगर खालिस्तान की मांग उठ रही है, ऐसा नहीं कि मुद्दे, हमेशा मैंने एक वर्ड यूज किया है, इस वर्ड को मेरे साथ समझने की कोशिश करना, स्टैटो डायनामिक्स, स्टैटोडायनामिक, स्टैटिक पोर्शन एंड डायनेमिक पोर्शन। जिस स्टूडेंट को सफल करना आ गया, लिखवा के ले लो, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो किस लिए पढ़ने आए हो? मजे मजे के लिए, कुछ हल्का हल्का पढ़ा के जो है एंजॉय, पापा से बोले पापा अपन अब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आए हो, ये आईएएस बनना ही है इसलिए आए हो? ये दोनों का फर्क ही तुम्हें बताएगा कि क्लास में मेरे साथ तुम कितनी देर सरवाइव कर पाओगे। घुटन होने लगेगी जो यहां फैशन के लिए आए हैं, जो पापा मम्मी से थोड़ा सा गैप लेकर आए हैं कि चलो यार इसी बहाने आईएएस की तैयारी के बहाने कुछ मजा करेंगे, उनको मेरी क्लास में बहुत घुटन होने जा रही है। और जिनके मन में कि नहीं ये राष्ट्र मेरा है, मुझे अब यहां पर इस समाज को कुछ वापस करना है, अपनी चेंज को बताना है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टैटोडायनामिक्स में आपको सफलिंग करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एकीकरण की प्रक्रिया क्यों जरूरी है, और अगर वो उस समय जरूरी थी 1947 में, तो आज अगर बोडोलैंड की मांग हो रही है, अगर खालिस्तान की मांग हो रही है, या किसी और हिस्से की बात हो रही है, अगर जो है अलग अलग नगा लोग अपना नगालिम की बात कर रहे हैं, तो क्या आज भारत के सामने भी वही यूनिफिकेशन यानी इंटीग्रेशन जो हमारे पूरे स्टेट्स की वो समस्या बनी हुई है? हां या ना? अगर इस अंतर को समझोगे कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, इस बार मैंने पढ़ाया था, ये एससे आया हुआ 125 नंबर का, बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये ऐसे सीधे सीधे आगे, आपने यहां क्लास में डिस्कस किया था इसको, जो बड़ी मछली छोटी मछली इतिहास खुद को दोहराता, पद चिन्ह वाला। जो भी मेरे बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा कि ये पूरी चीज उनको पढ़ाई हुई थी। तो अगर उस कंडीशन में हो तो स्टैटोडायनामिक्स बहुत जरूरी। सबसे बड़ी बात, क्या इतिहास में वापस फिर से वही विलगा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आज भारत के क्षेत्रों को भारत से अलग करने की बात क्यों हो रही है, क्यों हो रही, जरा बात करो इस पर। दूसरी चीज, अब सवाल है कि वहां से किस तरह की चीज है। कह रहा है कि मुख्य प्रशासनिक मुद्दे, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। अब यहां पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका आंसर केवल और केवल हिस्ट्री के बेस पे दे पाओगे, तो वहां पर कभी भी लाइन नहीं ड्रॉ कर पाओगे। जब भारत के बारे में, इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में जानोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भारत ज्योग्राफिकल रूप से कितना विविध है। कोई है मेरा बच्चा जो एनसीईआरटी का है? एनसीईआरटी बैच में कोई है जिसको मैंने पढ़ाया था कि भारत भौगोलिक रूप से कितना विविध है? और भारत की विविधता कई बार बहुत चुनौतियां पैदा करती है, चाहे वो महान हिमालय की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, रेगिस्तान की बात हो, हमारे तटीय मैदानों की बात हो, पठारों की बात हो, या हमारे प्लेन्स यानी मैदानों की बात हो, राइट। आपको आंसर राइटिंग में एक आर्ट सीखनी है जो दूसरे नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने लिखा, मुझे मार्क्स देगा यूपीएससी, मुझे देगा, और मुझे तो मार्क्स लेना है, मुझे लड़ना है। तो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्लियर है? तो मुख्य प्रशासनिक मुद्दे, और अब आ जाओ सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, यानी कि सोशल कल्चरल। अच्छा, मेरा कितना स्टूडेंट है? अगर इनसे मेरा कोई बच्चा होगा, मैंने आपको बताया था कि संस्कृतियां भूगोल पर निर्भर होती हैं। आ जाओ, किसी को याद आ रहा है? कल्चर डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफी। किसको किसको ये लाइन याद आ रही है? अभी तो भी परसों की क्लास में ये बात बोली थी, पुराने वाले बच्चों को पढ़ाया था।
शाबाश, सुजाता का भी जवाब आ गया, वंडरफुल। अब मुझे आंसर लिखना है। आंसर में कितनी ट्रिक डाली है देखो। यूपीएससी एक ही क्वेश्चन के अंदर जान फूंक देता है। किसी किसी को लगेगा कि क्वेश्चन सिंपली भारतीय रियासतों के एकीकरण का है, लेकिन ये क्वेश्चन भारतीय रियासतों, यूपी अगर तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम में होते ना तो भारतीय रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, प्रिंसिपल स्टेट क्या था, आप बता देते ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे मिले थे और ये फलाना फलाना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन की डेप्थ देखो, वो एक क्वेश्चन के अंदर गागर के अंदर सागर भरता है, इसी का नाम यूपीएससी है। गागर के अंदर सागर है, मतलब उसमें आपको सब कुछ निचोड़ लेता है। कह रहा है कि मुख्य प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक समस्या। अब सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, मेरा स्टूडेंट अगर कोई भी होगा उसको पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कल्चर और ज्योग्राफी को कभी भी अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो जब भारत को जब पूरी तरह से तुम एनालाइज करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि हमारी जो अलग अलग, किसको किसको याद है जो मेरे वर्ड्स जिनको, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, हमारी पहचानें कई बार हमारी पहचानों के स्ट्रगल का रीजन बन जाती। याद आ रहा है? मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी वालों के लिए तो और इंपॉर्टेंट है। ये समझें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी जा रही है। मजा आ रहा है? कई बच्चों के जो है आंसर, हाँ सर मजा आ रहा है कि इसमें ये यस यस करके मैसेज आ रहे हैं इनके, सब बिल्कुल से। अब समझ में आया? एक ही क्वेश्चन में, हिस्ट्री के क्वेश्चन में, और आपको पता है सोशल इश्यूज पेपर 1 में है, ज्योग्राफी पेपर 1 में। अभी आंसर सिलेबस एनालिसिस कराऊंगा। इसका आंसर लिखते समय मुझे पूरे पेपर 1 के डायमेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मुझे इसमें ज्यादा मार्क्स मेरे कॉम्पिटिटर से चाहिए। और ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर आप नहीं लिखोगे कोई और लिख लेगा, आपको बाहर कर देगा, वो अंदर चला जाएगा। और आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है तो आपको कुछ नया देना पड़ेगा और वही दे पाएगा। ये जो सोशल इश्यूज है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, ये तीनों पेपर 1 का पार्ट है। और देखो कितना ट्रिक किया। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन ये होता कि एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी तो यूनिवर्सिटी वाला बच्चा भी कर लेता, लेकिन ये यूपीएससी है, कह रहा है कि आखिर सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या थी। वो राजनीतिक समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहा, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पहला, और दूसरा बात कर रहा है सोशियो कल्चरल। क्या क्वेश्चन है, बहुत वाकई में बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है। इसको जब ध्यान से मैंने पढ़ा, मैंने कहा कितनी बड़ी ट्रिक खेल गया यूपीएससी। जिस बच्चे ने कोई भी हिस्ट्री की किताब उठा लो, पोस्ट इंडिपेंडेंस विपिन चंद्रा पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, तो उसमें ज्यादातर उस समय का जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है। और सब बच्चे और उसको मैक्सिमम लिखे। मैंने किसी पूछा भी जो इन बच्चों ने मेंस दिया, उसमें उसने गलत लिखा, उसने वो पूरा का पूरा वही खा के उसको उतार आया। उसने ध्यान ही दिया क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, कि क्वेश्चन में तो कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन में सोशियो कल्चरल पूछ रहा है। और जिसको भी सही ढंग से इसने क्लास में पढ़ा होगा उसको पता होगा बिना ज्योग्राफी को डिफाइन किए कभी भी सोशल कल्चर को डिफाइन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी ट्रिक खेल गया यूपीएससी इस गेम में। और बच्चा लोग यस मैंने पूरा लिख दिया तो विपिन चंद्रा छाप के आया, यस यस करता हुआ घर आएगा, जब आंसर आएगा अरे यार मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ और पूछ रहा था। ये दो शब्द को अगर बैठ के बाद सोच नहीं पाए ना तो कभी भी इसका आंसर नहीं कर पाओगे। कितने मेरे स्टूडेंट हैं जिनको ये मैंने पढ़ाया था और अब मजा आ रहा है उनको? ये इस बार का पेपर है बाबू, इस बार का पेपर है। और ये ट्रिक है, जैसे बहुत, ये इसको मैंने इसलिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। ये दिखने में जितना सीधा लग रहा है ये उतना ही ले जाएगा सबको। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब समझ में आया कि मैं इतना डिस्कस क्लास में क्यों करता हूं, क्यों रिलेट करता हूं, कि ज्योग्राफी के साथ मैं सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सबको मैं क्यों इंटीग्रेट करके पढ़ाता हूं तुम्हारे सामने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा भी टेस्ट है। ये रहा क्यों, मेरा बच्चा जो वहां से मैसेज मुझे कर रहा है कि सर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन डिस्कशन से हमें मिले। समझ में आया? क्वेश्चन को क्रैक कर लिया? हाँ आ रहा है मैसेज, धड़ाधड़ आ रहे हैं। यस सर आपने पढ़ाया था। ये देखो, ये है मिस्टर वायरल, संस्कृतियों की विविधता भूगोल की विविधता पर निर्भर है। शाबाश, यही लाइन लिखाई थी मैंने। मजा आ रहा है? और जो नए बच्चे हैं वो भी समझे कि क्वेश्चन का नेचर समझना बड़ा जरूरी है, गलतियां दोहरानी नहीं है हमें। क्लियर है? निधि ने लिखा है कि सर दोनों क्लासेस लिंक होने पर बहुत मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ रहा है। मेंस का क्वेश्चन हिट कर रहे हो। मेंस में लिखे बच्चा गलत करके आया, वो खाली विपिन चंद्रा में उसने क्या किया, पॉलिटिकल डायमेंशन लिखता चला गया। उसने सोचा भी नहीं कि यहां गेम कितना बड़ा खेल गया यूपीएससी। ये तब होता है जब आप सिलेबस पे अपनी कमांड नहीं रखते हो। सिलेबस पे अपनी कमांड रखना सीख गए, चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चले आंसर हम
डिस्कस करते रहेंगे क्लास में। देखें सिलेबस के साथ क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, लिंक कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, ये देखो भारतीय समाज की मुख्य विषय, ये सोशल इश्यूज हैं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या, संबंध मुद्दे, गरीबी, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, साइलेंट इंडियन सोसाइटी की खास बातें, ठीक है, मेंस में मैंने पढ़ाया भी था, आपको याद होगा मेंस के बच्चों को। तो अब क्या हो रहा है, इसी को उसने हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया। अब ये इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का सिलेबस है, ये हिस्ट्री का सिलेबस है, और इसके नीचे भूगोल का सिलेबस है। आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे उसने मर्ज किया, कैसे उसने लपेटा। जो स्टूडेंट सिलेबस पे अपनी कमांड नहीं कर पाएगा, उसके लिए यूपीएससी में अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। उसके लिए उसकी किताबें वो बस रटेगा, न्यूज़पेपर तो कतई नहीं पढ़ पाएगा, समझने की तो खैर बात ही छोड़ दो। तो सिलेबस आप कभी भी आज आप उस पर चले जाए, फेसबुक पे तमाम आईएएस वाईएएस ऑफिसर हैं, उनसे पूछिए सर मैं सिलेबस नहीं पढ़ना चाहता, मुझे सर सिलेबस नहीं समझना है और मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, फिर वो तुम्हें जवाब देंगे, वो आके मेरे को बता देना। चलिए अब आ जाते हैं। क्लियर, चलो क्वेश्चन लिख रहे हो तुम लोग, लिखते जाओ। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट? कमेंट। ये इस बार जो है वो बड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन आया था। नरमपंथियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया? टिप्पणी करें। क्या यह सिलेबस में है? क्या सिलेबस में है? नरमपंथियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया? टिप्पणी करें, बताइए। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट? इज इट? पहले आइडेंटिफाई करो, सिलेबस में है। शाबाश ओजांकियन, साहिल रहमान ने बिल्कुल सही कहा, वंडरफुल। अच्छा लगता है तुम नाम के पहले जब ओजांकियन वर्ड यूज करते हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ऑनर करने के लिए। हाँ गुड, मुझे पॉइंट बताओ जीएस पेपर 1 में किस पॉइंट पे है? सबके लिए, और जिसको नहीं पढ़ा वो फिर से पढ़े, लिखे, मेरे से बात करे, लेकिन मास्टर ऑफ द सिलेबस। अभी आज मेहनत कर लो, कल तुम्हें लगेगा सिलेबस अचानक से एकदम छोटा सा हो गया। अरे यार मुझे पता है, न्यूज़पेपर जो कहते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी हो जाएंगी, सब मैग्नेट की तरह इनको खींचोगे। सिलेबस में इतनी पावर होती है कि इंफॉर्मेशन वो खींच लेता है। और जो स्टूडेंट सिलेबस नहीं जानता वो बस यकीन मान लो साल 2 साल, मैं बेमान नहीं, मत पढ़ो तुम, जाओ यार कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। और आज मेरे सभी बच्चों को बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा जिनको मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है, या मेरे कॉन्सेप्टर के बच्चे, उनके लिए भी ओपन क्लास है ये। अभी सिलेबस फिर से रिवाइज करने का, एटलीस्ट मेंस में जा रहे हैं वो, और मेंस में जिनको पढ़ाया, आज उनको गर्व महसूस हो रहा होगा कि किस चीज पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। राइट, चलो देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। बार बार पढ़ो, ये एक बार में नहीं आता है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। पॉइंट, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन कैसे आता है, देखो यहां लिखा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम तथा इसके विभिन्न चरण। राइट, यानी फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस। तो जब स्टेजेस में जाते हो तो हमें कई स्टेजेस दिखाई पड़ते। एक समय था जब हम चिट्ठियां दिखा करते थे, तो उनको नरमपंथी कहा जाए। 1907 में ये क्वेश्चन आया था, 1907 में नरमपंथ और गरमपंथ अलग अलग हो गया। तो ये मॉडरेट्स हुआ करते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी या तमाम अन्य नेता जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ये चिट्ठियां लिखना, सभाएं करना, और ये लोगों को अवेयर करने का काम करते थे। वो न्यूज़पेपर में लिखा करते थे, ये डायरेक्टली सरकार से टक्कर नहीं लिया करते थे, ठीक है, ये उससे ज्यादा हेड ऑन नहीं कर, उनको पता था कि हमारी संख्या बहुत कम है, जब तक कि हम एक बेस नहीं तैयार कर लें। इसीलिए गांधी ने आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था, अपना राजनीतिक, अपना जो है पॉलिटिकल गुरु माना था। तो उस कंडीशन में क्या कि बेस कैसे तैयार करना है। जब ज्यादा लोग हमारी बात सुनना शुरू कर देंगे, जब तक उनको यह नहीं पता चलेगा कि आजादी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द सोशल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, तो जब तक हम ये बेस नहीं तैयार कर लेंगे तब तक हम डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन नहीं कर सकते जो है वो अंग्रेजों के साथ। तो यहां पर क्या था कि स्टेजेस, अब देखो यहां पर दिया हुआ है, आपको ये टिप पर होना चाहिए, टिप पर होना चाहिए कि आपको इसको कैसे पढ़ना है और इसको कैसे अपना आउटपुट हमें देना है। शाबाश शेख सहेद, ये जीएस पेपर 3
ये क्या लिख रहे हो तुम? जीएस पेपर 3 में है ये, सामने लिखा हुआ है। बताइए, आप इसको जीएस पेपर 3 में लिख जाएंगे तो अभी आपको पता ही नहीं कि सिर्फ सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस ही डिफाइन करता है कि आंसर क्या होगा। सिलेबस डिफाइन करता है आंसर क्या होगा। बताइए सर, बहुत गलत बात है। जिनको सिलेबस की लैंग्वेज नहीं आती ना, तो जैसे वो बोल रहा था ना बाहुबली में करके जो बोलता था, तो ऐसे मैं भी बोलूं तो समझ में नहीं आएगा ना तुम्हें। बोले सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। सिलेबस इज द लैंग्वेज बिटवीन यू एंड यूपीएससी। यूपीएससी जो चाहता है वो अपने सिलेबस के माध्यम से कह रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डन, समय तुम्हारा बेकार जाएगा। और यहां एकेडमी में हम यही चाहते हैं कि आप बहुत ताकतवर बनकर निकले। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट, क्वेश्चन में बड़ा ट्रिक है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाट पहले लगा दिया, ठीक है, तो ये व्हाट एक्सटेंट मतलब इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा। जो मेरे आंसर राइटिंग के बच्चे होंगे, जिन्होंने आंसर राइटिंग क्लास, उन्हें पता होगा टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, किस हद तक। इसका मतलब होता है जस्टिफाई। ये अब तुम्हारे ऊपर है, तुम किस सोच के हो। यूपीएससी सोच भी आपकी देखता है कि आप क्या हो, ठीक है, किस हद तक यू जस्टिफाई। कि तुम्हें लग रहा है, नहीं तुम्हें लग रहा है नरमपंथियों की भूमिका नहीं है, फ्री हो लिखने के लिए। तुम्हें लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, तुम फ्री हो लिखने के लिए, लेकिन वो कहता है जस्टिफाई। जैसे कहते हैं कि जैसे मम्मी ने पूछा, ये बताओ जार खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर जो मिठाई का जार था खाली पड़ा हुआ है, तो तुम्हें मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे कि तुम्ही ने मिठाई खाई होगी। नाउ यू हैव टू जस्टिफाई। तुमने कहा मैंने मिठाई नहीं खाई, बोले और कौन खाएगा, ऊपर जार में से सारी मिठाई गायब है, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई मतलब प्रमाण देने पड़ते, देखिए मैं तो ट्यूशन में था तो मैं तो खा ही नहीं सकता, ठीक है, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने तर्क देने पड़ते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर आने पड़ते हैं। याद है, तो आर्ग्यूमेंट्स जब लेकर आते हैं तो जस्टिफाई। समझो, अब आप जिस भी पक्ष की तरफ जाना चाहते हो, आपको लगता है कि कोई खास भूमिका नहीं थी, आप जस्टिफाई करो उसको। जस्टिफाई मतलब अपने कॉन्क्रीट तथ्य दो यहां पर। क्लियर है? अपने कॉन्ट्रैक्ट किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया, यानी बेस तैयार किया। तो सारे इवेंट्स को आपको क्या करना है, कोलैबोरेटिव करना है और जस्टिफाई करना है। अपने तर्क आपको देने हैं कि सर मैं एग्री करता हूं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं डिसएग्री करता हूं, कोई बहुत ज्यादा इनकी भूमिका, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आया। आप फ्री हो लिखने के लिए। यूपीएससी कहता है आप किसी भी लाइन में जा सकते हो, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो ये आर्ग्यूमेंट्स होता है आपके और एग्जामिनर के बीच में। और आपको अपना, मम्मी ने कहा मारा, फिर एक तमाचा मारा, बोला तुम्हारे कपड़ों पे देखो ये मिठाई का जो ये लगा हुआ है तुम्ही ने खाया है, सो यू हैव टू जस्टिफाई, नहीं तो वो मम्मी ठोंक देंगे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें बचना पड़ेगा, नहीं आपने मारा, मुझे गलत मारा, ये मेरा जो लॉजिक है मैं यहां था ही नहीं। सो यहां पर क्या होता है, आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। दिस इज अ रसल टसल। ये आपके और एग्जामिनर के बीच में एक रस्सा कस्सी का माहौल होता है। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये। शाबाश, गुरांग ने लिखा है प्रिंसिपल 2 and 4, वंडरफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब उसी को पता है क्योंकि आंसर मैंने प्रिंसिपल्स के बेस पे आंसर राइटिंग कोर्स पढ़ाया था। मजा आया? अब सिलेबस को फिर से पढ़ो। इसके बाद के क्वेश्चन तुम्हें कहां मिल जाएंगे, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे मिल जाएंगे। आप ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाकर क्या कर सकते हैं, आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन के डिस्कशन पर आइए, ठीक है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन डिस्कशन करिए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस के ब्राउजर पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये आप जाएंगे नीचे सबसे, हियर यू विल गेट ऑल द ई बुक्स फ्री में। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में दिया है। जैसे जैसे मैं कोर्स आगे बढ़ाता जाऊंगा और बाकी बुकलेट्स आपको मिल जाएंगी। बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में, ठीक है। और क्लास के साथ ही मैं अभी ये जो ये वाला हमारा है इसको मैं अपलोड करा देता हूं, ये, ताकि आप इसको पढ़ें। नहीं तो लिखते रहा करें, इतनी बार दिखा रहा हूं, इसको आप लिख भी सकते थे। हमें देखो, ये लिखने से आपको समझ में नहीं आने वाला। एनालिसिस इसीलिए करा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर क्या चीजें हैं वो जब तक देखो, बार बार मैं भी एक बार उस दिन पढ़ाया था, कितने लोगों को समझ में आया। उसके बाद भी क्लास में कोई कह रहा है जीएस पेपर 4 से आया, कोई कह रहा 3 से कह रहा है, फिर अभी अगली क्लास में आऊंगा फिर समझाऊंगा। ये इतनी जल्दी पत्थर की लकीर जो है इतनी जल्दी ड्रॉ नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती। लेकिन एक बार ये छप गई ना दिमाग में तो नोबडी कैन स्टॉप यू।